नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। नोएडा में बैंक बिल्डर गठजोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में है। हाल ही में एससी ने इसकी विस्तृत जांच के लिए सीबीआई से प्रस्ताव मांगा है। मामले की व्यापक और बारीकी से जांच के लिए एमएक्स क्यूरी की नियुक्ति की बात भी की है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी ईंट रखे बिना बैंकों द्वारा बिल्डर को 60 से 80% फंड जारी करना बिना किसी लेन देन के कैसे संभव हो सकता है। इसे क्विड प्रो क्वो बताया है, यानी एक आशा की किरण उन घर खरीदारों के लिए जो नोएडा में इस तरह से मामलों में फंसे हुए हैं। एक उम्मीद कि शायद कोर्ट के एक्शन से सबक लेकर रियल एस्टेट सेक्टर और बैंक अब कम से कम ऐसी हरकतों से तौबा कर लें। हालांकि पूरी खबर को बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एमएल लाहौटी साहब हैं। लाहौटी सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा सर कि नोएडा में बैंक बिल्डर गठजोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है, वो पूरा मामला क्या है, एक बार समझाइए, इसका बैकग्राउंडर भी समझाइए। बैक टू बैक हमने कई मामलों में देखा सुप्रीम कोर्ट ने बैंक, रेरा, बिल्डर, यहां तक कि रियल एस्टेट के पूरे इकोसिस्टम पर सवाल उठाए। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ये पहली बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है। हम लोगों ने आम्रपाली के अंदर ये प्रश्न उठाया था। आम्रपाली में 46,000 से ऊपर होम बायर्स थे। उनका न तो मकान बने, न अपार्टमेंट, न टावर, कहीं कुछ भी नहीं था और हज़ारों करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए थे। अभी जो केस चल रहा है वो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में, जो हमारे नवंबर में इसी साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उनके पास एक प्रश्न, यही प्रश्न दूसरे दृष्टिकोण से आया कि जो सबवेंशन स्कीम है, सबवेंशन स्कीम का अर्थ है कि होम बायर की तरफ से जो बैंक है वो लोन सैंक्शन करता है और पेमेंट करता है बिल्डर को। और बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि जो बैंक है उसने पेमेंट बिल्डर को कर दिया, बिल्डर ने नए मकान बनाए, नए प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और जो बैंक है वो अपना पैसा वसूल करने के लिए होम बायर के पास आ रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट या सबवेंशन स्कीम है। इस मुद्दे को बहुत सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने, और उन्होंने आखिर में हताश होकर एसआईटी, सीबीआई सबको आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट में आए और इसका क्या सीरियसनेस है उसकी पूरी एनालिसिस करें और ये नेक्सस को तोड़ने का काम करें। सीबीआई की तरफ से जो एडवोकेट हैं उनको कल ही कोर्ट ने, जब मैं यूनिटेक का केस आर्गू कर रहा था, उसके अंदर कोर्ट ने उनको ये कहा कि आपको पूरी जानकारी, हमें इसका प्रोसीजर वगैरह स्टेप बाय स्टेप बताएं जिसके द्वारा हम इसका एक निष्कर्ष निकाल सकें। जो होम बायर के साथ ये बड़ी क्या कहेंगे, फ्रॉड है, डिसऑनेस्ट अप्रोच है, उसको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये मामला था जो दो केस के अंदर आया, पहले आम्रपाली में और अब जो ये सबवेंशन स्कीम का केस जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में। लाहौटी सर, नोएडा में बैंक बिल्डर गठजोड़ को लेकर जांच कैसे की जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई से प्रस्ताव मांगा है। 2 सप्ताह का समय दिया गया है। सीबीआई का क्या रोल है और प्रस्ताव से एससी को क्या उम्मीद है? सीबीआई के और इस टाइप के केसेस करते रहते हैं। उन एडवोकेट को कहा कि आप हमें इसका स्टेप बाय स्टेप ये बताएं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पूरे सहयोग का सीबीआई की तरफ से सपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। और किस हिसाब से एसआईटी बनेगी, एसआईटी में कौन लोग होंगे और सीबीआई की कौन सी ग्रुप या एजेंसी या ग्रेड है जो इसकी छानबीन करेगी, ये सब चीज़ें 2 हफ्ते के अंदर स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। मेरे को पूरी उम्मीद है कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस टाइप के ऑर्डर का उल्लंघन का कोई भी सरकार मेरी समझ में नहीं कर सकती। लाहौटी सर, सुप्रीम कोर्ट ने एमएक्स क्यूरी की नियुक्ति की बात कही है, मिस्टर राजीव जैन के नाम पर सहमति भी जताई है। इससे मामले को स्पष्ट और तेजी से निपटाने में कितना फायदा होगा? आप याद रखें कि जो इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, जैसे आम्रपाली भी था, यूनिटेक भी था, जेपी भी है, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, होम बायर के नहीं, और भी देश के अंदर काफ़ी इस प्रकार के घोटाले टाइप के जो केसेस होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि कोई अच्छे वकील को, जो सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जानकार वकील है, उसका सहयोग लिया जाए और उसको हम लोग लैटिन भाषा में एमाइकस क्यूराई बोलते हैं। सीधे साधे शब्दों में हिंदी में कहा जा सकता है जो कोर्ट की हेल्प करेगा या कोर्ट से सहयोग करेगा। और इस केस के अंदर, जैसा कि मैंने अभी कहा, जो मिस्टर जैन है, जो सीबीआई से काफ़ी
अच्छी तरह परिचित हैं और सीबीआई के मामले में रहते हैं, उनको कोर्ट ने ये कहा है जो उनके लिए तकलीफ नहीं होगी, इनफॉर्मली या फॉर्मली वो इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कल एमाइकस क्यूराई के रूप में की है। लाहौटी सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी ईंट रखे बिना 60 से 80% फंड जारी किया गया। इसे क्विड प्रो को बताया गया है, यानी इस जांच का दायरा क्या काफी बड़ा हो सकता है? स्पष्ट है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, होम बायर के केसेस शायद इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारी चैम्बर से होते हैं और हम दिन प्रतिदिन रात बिरात देखते रहते हैं होम बायर के फ्रस्ट्रेशन। करोड़ों रुपए दे दिए गए, प्रोजेक्ट का कहीं नामो निशान नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। पार्लियामेंट ने रेरा बना दिया। पार्लियामेंट ने रेरा बनाने के बाद हुआ क्या, जो स्टेट है, चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो, इन्होंने इसको डाइल्यूट कर दिया रेगुलेशन बनाने में। और रेरा को हम सब कोई टूथलेस टाइगर आज कहते हैं। नहीं तो रेरा का उद्देश्य क्या था? होम बायर को भटकना नहीं पड़े, लाखों रुपए जो वकीलों पर उनको खर्च करने पड़ते हैं वो नहीं करना पड़े और एक समाधान तुरंत मिले। किंतु रेरा का कहीं भी कोई भी न मान्यता है न उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है, खासकर यूपी और हरियाणा में जहाँ की सबसे ज़्यादा इस टाइप के केसेस होम बायर के हो रहे हैं। और इस परिस्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से दखल करके कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आम्रपाली में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट एनबीसीसी को लेके आए और करीबन 46,000 लोगों के आंसू सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचने की कोशिश की है। और मेरा मानना है कि इसी साल दिवाली या दिसंबर तक जो 46,000 होम बायर हैं उन सबको मकान मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप सुपर टेक देखें, सुपर टेक में भी एनबीसीसी का कहीं ना कहीं रोल आ रहा है। और सुपर टेक आम्रपाली से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन उसमें 52-53,000 लोग हैं और भटक रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीएलएटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और अप्रैल के अंदर ये केस आ रहा है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट अच्छा संज्ञान लेगा और ये जो 52,000 होम बायर हैं इनका कोई ना कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से लेगा कि एनबीसीसी के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा सके। जी बिल्कुल। अगर सीबीआई 2 हफ्तों में प्रस्ताव नहीं दे पाती है फिर क्या होगा सर? देखिए, प्रस्ताव तो पक्का आएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर जैन को एमाइकस क्यूराई अपॉइंट किया है। हाँ, प्रस्ताव आगे कितना उस 2 हफ्ते में चलेगा, उसके बाद क्योंकि एसआईटी नियुक्त होगी, एसआईटी की मॉनिटरिंग होगी। मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट 2 काम करेगा। सीबीआई की कौन सी टीम इसके लिए नियुक्त की गई है, एसआईटी में कौन कौन मेंबर होंगे, ये 2 हफ्ते में मेरा मानना है कि ये फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद या तो सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करेगा या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जज हैं, जैसे यूनिटेक में अपॉइंट किया गया, वैसे किसी को अपॉइंट करके उनके द्वारा मॉनिटर कराएगा। लाहौटी सर, घर खरीदारों के लिए आगे की राह कैसी देख रहे हैं आप? मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी से कहीं उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आपने एक त्रिकोण का जिक्र किया, मैं उसमें और एक जोड़ना चाहता हूँ। त्रिकोण था आपका बैंक, बिल्डर और अथॉरिटी, चौथा है पॉलिटिशियन। यदि पॉलिटिशियन चाहते तो ये परिस्थिति आज तक होती नहीं। जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ होम बायर के, वो सब 2010 और 2012 के बीच के बुक कराए हुए हैं और अभी हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक आने की हिम्मत करेंगे या उतना खर्चा जुटा पाएंगे या उतने ग्रुप बन पाएंगे। इसलिए इस केस पर हम सबकी बहुत ज़्यादा निगाह है और जस्टिस सूर्यकांत, जैसा कि मैंने कहा, चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका समय भी काफ़ी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक जो किरण पहले आम्रपाली में आई, उसी प्रकार की किरण का प्रकाश और जो सॉल्यूशन होम बायर के केसेस का है, इस बेंच के द्वारा अवश्य निर्णय होगा। बिल्कुल, यानी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद से घर खरीदारों में एक उम्मीद की किरण जगी है। 2 हफ्तों में सीबीआई एपेक्स कोर्ट को जांच के लिए प्रस्ताव सौंपेगा। मामले की कानूनी पेचीदगी देखने के लिए एमएक्स क्यूरी की नियुक्ति की गई है। हालांकि ये कोई रातों रात हल होने वाला मामला नहीं है, लेकिन कम से कम बैंकों, बिल्डरों ने किस तरह से घर खरीदारों को निशाना बनाया है, उसकी परतें तो जरूर निकल रही हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका लाहौटी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारतीय रियल एस्टेट में बढ़े ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के फोकस को। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। भारतीय रियल एस्टेट में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का फोकस बढ़ रहा है। पुणे में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का पहला अल्ट्रा लग्जरी कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो भारत में ट्रंप की पार्टनर ट्रिबेका और कुंदन स्पेसेस के साथ इस साल जून में लॉन्च होगा। इसके साथ ही अगले कुछ महीनों में देश में 3 और रिहायशी ट्रंप टावर भी लॉन्च होने वाले हैं, जिनकी वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए होगी। भारत में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ते फोकस और प्रोजेक्ट्स पर ट्रंप के इंडियन पार्टनर ट्रिबेका के फाउंडर कल्पेश मेहता से मैंने बात की। ट्रिबेका और ट्रंप की अपकमिंग रणनीतियों को समझने की कोशिश की। आप भी सुनिए हमारी पूरी बातचीत। जब से ट्रंप भारतीय रियल एस्टेट में शामिल हुए हैं, उसके बाद से थोड़ा रियल एस्टेट का नजरिया बदला है। एलीट क्लास का जो अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट है, उसका तो खास तौर पर बदला है। आपको मैं बता दूं कि देश में 4 जगह पर अभी रेजिडेंशियल ट्रंप टावर हैं, लेकिन अब एक बड़ा ऐलान ट्रंप की ओर से, ट्रिबेका की ओर से आया है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में भी ट्रंप एंट्री करने वाले हैं पुणे में। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में कितनी बड़ी एंट्री होगी, इसके बाद रेजिडेंशियल ट्रंप टावर कितने और बनने वाले हैं भारत में, ये बहुत सारी बातें हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है, जिनको समझने की ज़रूरत है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि ट्रंप का विज़न भारतीय रियल एस्टेट को लेकर क्या है। इन सारी बातों को समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं कल्पेश मेहता जी, जो फाउंडर हैं ट्रिबेका के। कल्पेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा आपसे कि 4 ट्रंप टावर थे भारत में अभी तक। उसके बाद से पहले तो मुझे ये बताइए कि रेजिडेंशियल के बाद कमर्शियल में जो एंट्री हो रही है, हमें सुनने में मिल रहा है कि काफ़ी ग्रैंड एंट्री, काफ़ी बड़ी एंट्री हो रही है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या साइज़ उसका होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, वो एक बार तफसील से बताइए। तो ये हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं पूना के प्राइम कोरेगांव पार्क लोकेशन में है। टोटल प्रोजेक्ट की साइज़ है 16.5 लाख स्क्वायर फुट। उसमें थोड़ा बहुत रिटेल है और 15 लाख फुट के हमारे 2 आइकॉनिक ऑफिस टावर्स है। और इसमें मैं ये कहूँगा, आपने जैसे पहले बताया कि पहली कमर्शियल की एंट्री है और हम सब काफ़ी उत्साहित है इसको लेके, क्योंकि इंडिया का पहला ट्रंप कमर्शियल टावर होगा। और हमने ये निर्णय लिया था कि ऑफिस में अभी ट्रंप को लाते हैं, क्योंकि हमारी ये राय है कि ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग तो आपने सुना है, पर लग्जरी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में नहीं है। और ट्रेंड ग्लोबली अभी लग्जरी ऑफिस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। उसका मतलब जो अमेनिटीज़ आप रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट करेंगे, वो सेम लेवल ऑफ अमेनिटीज़ और लग्जरी आप ऑफिस बिल्डिंग में भी दें। तो आप बच्चे को लाओ साथ में ऑफिस में, क्रैश में छोड़ दो। आपको शॉपिंग चाहिए तो पूरा शॉपिंग अवेलेबल है, स्पा है, जिम है। आपको मीटिंग्स करनी है तो ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम्स, ऑडिटोरियम्स हैं, पार्टी रखनी है, बैंक्वेट हॉल है। तो ये जो अमेनिटीज़ वाले ऑफिस बिल्डिंग पॉपुलर हो रहे ग्लोबली, वो इंडिया में जस्ट शुरुआत हो रही है उनकी। तो ये एक बड़ा कारण था हमें ट्रंप ऑफिसेज लाने के पीछे। और दूसरा बहुत ही बड़ा कारण ये था कि अगर आप 3-5 हज़ार स्क्वायर फुट की ऑफिस आपको चाहिए, आज आप एक उद्योगपति है, 50-100 लोग काम करते हैं, तो आपके पास आज पूरी इंडिया में ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग में ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सब 10, 15, 20 हज़ार फुट की फ्लोर प्लेट लीज करना चाहते हैं, तो उनके लिए सप्लाई नहीं बनी है। मेरी आप हमारी खुद की देख लीजिए, हमें ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग में कोई भी सिटी में हम जाते थे ऑफिस, हम कोई भी पैसा देने के लिए रेडी थे, कोई भी लीज रेंट लेंगे, डबल मांग लो, लेकिन सप्लाई नहीं अवेलेबल थी, प्रोडक्ट ही नहीं है। तो एक टावर जो हम, ये 2 टावर में से, इसको हम स्मॉल स्ट्राटा सेल ऑफिस की तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। जो उद्योगपति है, जिनकी 50 से 100 लोगों की टीम है, पर उनको शानदार ऑफिस बिल्डिंग में काम करना है, शान से रहना है, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना है, कस्टमर्स को इम्प्रेस करना है, पार्टनर्स को इम्प्रेस करना है। तो ट्रंप ऑफिस जैसा एड्रेस और उनके साथ जो साथ में लग्जरी आती है, वो उनको अपील करेगा। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अगले कुछ सालों में जो बड़े टॉप ब्रांड्स हैं, उनके हेड ऑफिस पुणे में होने वाले हैं। दैट इज़ द प्लान, वो हमारा एम है।
तो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब लॉन्च करेंगे और उस पूरे प्रोजेक्ट से क्या रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में है करीब करीब 1700 करोड़। लॉन्च होगा जल्द से जल्द, जून जुलाई में हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे। 2029 में डिलीवरी हो जाएगी और टोटल रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है करीब 2500 करोड़ का है। वेरी नाइस। ये तो बात हुई सर कमर्शियल रियल एस्टेट की, जो ट्रंप एंट्री करने वाले हैं। क्या पुणे के अलावा और भी दूसरे शहरों में कमर्शियल रियल एस्टेट आएगा? अभी के लिए हम इसी प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जो आगे जाके जो अनाउंसमेंट्स होने वाली है वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल ही है। रेजिडेंशियल आपने बताया, जैसे अभी 4 प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं इंडिया में, कोलकाता, पुणे, मुंबई और गुरुग्राम। करेक्ट, ये हो गए 4 और 3 आने वाले हैं, और ऐसा 3 हमें आने वाले हैं। हाँ expect जी, है। तो उनकी कुछ डिटेल बताइए, कहाँ पर आने वाले हैं, क्या कुछ इसकी अपडेट? आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम 2-2 हफ्ते के इंटरवल में बाकी 3 प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देंगे। मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में है और टोटल कुल मिला के इनकी सेल वैल्यू करीब करीब 10,000 करोड़ है ये सारे प्रोजेक्ट्स की। ये तो बात हुई सर रियल एस्टेट की। अब ओवरऑल एक फिर से एक बार अमेरिका में ट्रंप युग आया है, तो भारत के रियल एस्टेट को लेकर ट्रंप की प्लानिंग क्या है आगे? ये तो आपने प्रोजेक्ट जो बताया, इसके अलावा और क्या उनका विजन दिखता है इंडिया को लेकर? ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। हमारी पार्टनरशिप करीब 2012 में हुई थी। उससे पहले भी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इंटरेस्टेड था, बिकॉज उनका ये मानना था कि इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाली है और उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया था कि लग्जरी, ग्लोबल लेवल की जो लग्जरी कहते हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और जो ट्रंप उसमें एक्सपर्ट है। तो वो फिर हमने वो हमारे साथ जुड़े या हम उनके साथ जुड़े और खुशी की बात यह है कि आज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्रंप आफ्टर अमेरिका। इसका मतलब है कि इंडिया में आज यूएस के बाद सबसे ज़्यादा ट्रंप प्रॉपर्टीज़ है पूरे विश्व में। तो ट्रंप को इंडिया पसंद आया है और इंडिया को ट्रंप ब्रांड बहुत ही पसंद आया है। यानी हम मान सकते हैं कि अगला ये जो 4 साल होगा, इसमें हम कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट देखेंगे इनके अलावा जो आपने जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। हाँ जी, सिर्फ आपका जो फोकस है, जैसे अभी आपने बताया कि एक प्रोजेक्ट साउथ में होगा और कुछ नॉर्थ में भी होंगे। नॉर्थ साउथ के अलावा ईस्ट में हमने देखा कोलकाता ही था, क्या ईस्ट में भी फोकस है? देखिए फोकस ऐसी, जब भी ट्रंप ब्रांड की बात की जाए तो एक तो रफ स्ट्रैटेजी होती है कि बड़े बड़े शहरों में हम सही लोकेशन चुनेंगे, सही पार्टनर चुनेंगे। उसके बाहर इन शहरों, बड़े शहरों के बाहर अपॉर्चुनिटी डिपेंडेंट है। कोई बहुत ही अच्छी प्रपोजल आ गई, कोई बहुत ही अच्छे पार्टनर के साथ तो देख लेंगे, अदरवाइज फोकस तो मेन सिटीज़ पे ही है जी। जीसीसीज में बड़ा ग्रोथ दिख रहा है सर भारत में, और जीसीसीज को लेके चाहे सरकार हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, बहुत ही फोकस्ड हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड तो जीसीसीज को लेकर दीवाने हैं। तो जीसीसीज को किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आप उसको कैसे सपोर्ट करता हुआ देख रहे हैं? जीसीसीज जो ट्रेंड है इज़ हियर टू स्टे। ये बढ़ने वाली है और इनकी डिमांड बढ़ने वाली है हर तरीके से। तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारे काफ़ी टेनेंट्स जीसीसी कैटेगरी से होंगे। एक और बड़ा सवाल बनता है, जब आप लग्जरी ऑफिस लेकर आएंगे, एक नए तरह का कमर्शियल रियल एस्टेट होगा, जाहिर तौर पर जब एक ट्रेंड बनता है तो पूरी तरह से फिर तमाम डेवलपर उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो पीछे एक बड़ी वैकेंसी छूटती है। तो वो वैकेंसी कन्वर्ट होगी या एक वैकेंसी बनती हुई दिखेगी? तो दीपक जी, कोई भी रियल एस्टेट सब कैटेगरी में साइकिल तो होती है और ये नियम है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आने वाली है। और रियल एस्टेट में भी ऐसा होता है, दशकों से हो रहा है, अभी भी होगा। जब तक सप्लाई कंट्रोल में रहेगी तो जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगी। पर जैसे सप्लाई बढ़ेगी, जैसे इंडिया में हैदराबाद एज अ मार्केट सप्लाई बढ़ गई है, तो वहाँ पे ग्रेड ए, ग्रेड बी तो छोड़ो, ग्रेड ए भी लीज नहीं हो रहा है। तो ये हर दुनिया के हर शहर में होता है, इंडिया में भी होगा, अभी टाइम बाकी है। तो ये साइकिल है जी। ट्रिबेका का अभी टॉप लाइन क्या है? क्या उसको लिस्ट करने का प्लान है आपका? तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हमारी सेल हम 2000 करोड़ पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 3500 करोड़। तो
आई थिंक 4-5 हज़ार करोड़ के बाद लिस्टिंग का प्लान तो बेशक है, तो 3 से 4 साल में लिस्टिंग की प्लानिंग है हमारी, और उसकी प्रेपरेशन शुरू हो रही है अभी। बिल्कुल, प्रिपरेशन शुरू हो गई। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे सर कि ट्रम्प किसी ब्रांड के साथ जब कोलैब करते हैं, जैसे कि आप लेकर आए हैं, तो ये कैसे होता है? वो इन्वेस्ट करते हैं या ब्रांड सपोर्ट देते हैं, कैसे करते हैं? ये पूरा किसका कितना शेयर होता है? तो फाइनेंशियल जो हमारी अरेंजमेंट होती है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट से तो मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट उनका इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो बहुत ही गहरा होता है डिज़ाइन और प्रोडक्ट को लेके। रेजिडेंशियल की बात करें तो क्या साइज़ के अपार्टमेंट बनाना है, रूम साइज़ क्या होना चाहिए, वो सब वो लोकल पार्टनर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोकल डेवलपर को इसकी ज़्यादा समझ होती है। लेकिन जो दिखता है बिल्डिंग का एलिवेशन, आप कौन सा पत्थर यूज़ कर रहे हो, आपकी लॉबी कैसे दिख रही है, आप कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हो, वहाँ पे उनकी बहुत ही गहरी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो और उसी का प्रीमियम मिलता है हमें। बिल्कुल सर, बहुत शुभकामनाएं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द उसको लॉन्च करें और जो आपने टारगेट सेट किए हैं वो अचीव करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।